टाइटैनिक के लॉन्च होने से कुछ दिन पहले ओलंपिया का एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की वजह से जो डैमेजेस हुए थे, उन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो पैसा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ इसके बाद डूब जाएगी। इसके अंदर रोसिक्रूशनिज्म, नोटिसिज्म एंड एल्केमी टाइप के डिफरेंट रिलीजन्स आते हैं, जो पेंटोग्राफ, जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि डीमन का समनिंग ज्योमेट्रिकल शेप है। डीएमटी एक्चुअल में एक ड्रग है जिसका फुल फॉर्म है एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन। तो जर्मनी कभी वर्ल्ड वॉर 2 हारती ही क्यों? डे ऑफ डिलीवरेंस कभी सक्सेसफुल होता ही क्यों? हिटलर अनलाइव होता ही क्यों? डेजर्ट में जो लोग गुम हो जाते हैं वो एक्चुअली में गुम नहीं होते, उन लोगों को एक्चुअली ये जो मंगोलियन डेथवर्म है अपना प्रे बना लेता है। ना ये जो कैगेट्स थे, इनके अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा एंड आई मीन बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। One important thing, I do not believe or promote any of this theory that I am going to talk about further in this video. So if you have a sensitive mind and you cannot tolerate strong information, you may leave the video right now. और फाइनल पार्ट की जो फर्स्ट थ्योरी है उसका नाम है एसोटेरिक नॉलेज। एसोटेरिक नॉलेज का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है ऐसी नॉलेज जो कि पब्लिक हो, मतलब साधारण लोगों को इसके बारे में पता हो। बट एसोटेरिक नॉलेज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है ऐसी नॉलेज जो कि पब्लिक से छुपाई जाए। तो एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है और इसकी जो लिटरल मीनिंग है उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। दुनिया में ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने दुनिया की मेन रिलीजन्स को जन्म दिया। इनको इन रिलीजन्स की 4 फादर्स कहा जाता है एंड ये लोग इस स्पेशल नॉलेज को होल्ड करते थे। नॉलेज को हम अभी एसोटेरिक नॉलेज कहते हैं। इसके अंदर रोसिक्रूशनिज्म, नोटिसिज्म एंड एल्केमी टाइप के डिफरेंट रिलीजन्स आते हैं जो फॉलो करते थे उस वक्त में। So moving on to the next theory. हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है सेक्रेड जियोमेट्री। नाउ सेक्रेड जियोमेट्री एक्चुअली में एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी है जो कि हमें एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट तरह के जियोमेट्रिकल शेप्स कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। हमारी दुनिया के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम इन जियोमेट्रीज के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे भी एक जियोमेट्री एग्जिस्ट करती है जो कि खुद गॉड को एक्सप्लेन कर सके। तो जिस दिन हम उस जियोमेट्री को डिस्कवर कर लेंगे हम एक्चुअली गॉड के पास चले जाएंगे। जैसे गॉड की जियोमेट्री एग्जिस्ट करती है वैसे शैतान की भी जियोमेट्री एग्जिस्ट करती है। आप में से अगर कोई हॉरर गेम कभी भी अपने लाइफ में खेला होगा तो आपको एक स्पेसिफिक शेप के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, जो कि होता है एक पेंटोग्राफ, जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि डीमन का समनिंग ज्योमेट्रिकल शेप है। एंड सो ये आपके बच्चे कौन से इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं उसको लेके आपको चिंतित तो रहना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है डीएमटी बीइंग्स। नाउ डीएमटी बीइंग्स को लेके बात करने से पहले थोड़ा सा डीएमटी को लेके जान लेते हैं। डीएमटी एक्चुअली में एक ड्रग है जिसका फुल फॉर्म है एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, जिसको स्पिरिट मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस डीएमटी ड्रग को लेके प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने भी इस ड्रग को कंज्यूम किया है वो उनका ये कहना है कि उन्होंने सिल्वर कलर के कुछ अजीब से दिखने वाली चीज़ों को देखा है जो कि दूर से उनकी तरफ देख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा लंबे थे और पतले भी। ना अगर ये चीज़ एक आदमी के साथ होती तो इसको हम इग्नोर कर सकते थे, बट जब एक अनहेल्दी अमाउंट ऑफ लोग इस चीज़ को रिपोर्ट करने लगे तो ये एक टॉपिक बन गया कंसर्न के लिए। इवन दो ड्रग्स लेना भी अनहेल्दी है, बट व्हाटएवर, वो तुम्हारी मर्जी है। एंड या इससे ज्यादा इस टॉपिक को लेकर बात कभी भी आगे नहीं बढ़ी। अभी भी अगर कोई डीएमटी लेता है तो वो उनमें से बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने इस सिल्वर कलर के टॉल एंड थिन चीज को देखा है। बहुत सारे लोग इन चीजों को क्लॉकवाइज एल स्पीक बोलते हैं। नाउ अगर मैं एक थ्योरी बनाना चाहूँ तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ड्रग है डीएमटी एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, ये एक्चुअली में एक मोड ऑफ कनेक्शन है दो अलग अलग यूनिवर्स में। एक्सप्लेन दैट। जब हमारे दुनिया में कोई डीएमटी लेता है तो उसके लिए दूसरे दुनिया में जाने के गेट्स ओपन हो जाते हैं। गेट्स ओपन तो नहीं, वो एक ट्रांजिएंट लेवल पे जरूर होते हैं। एंड जब दूसरे यूनिवर्स के लोग भी एक किसी तरह के स्पेसिफिक ड्रग्स को लेते होंगे जो कि शायद डीएमटी से सिमिलर है, तो उस यूनिवर्स के लोग
हमारे यूनिवर्स के लोगों को देख सकते हैं, शायद उसी यूनिवर्स के लोगों को क्लॉकवाइज एल्व्स कहा जाता है, जो कि ये सिल्वर कलर के लंबे पतले चीजें हैं। आई मेड दैट थ्योरी, टेल मी इफ यू लाइक इट और नॉट। DMT को क्लिनिकली डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, बट इसका जो नॉर्मल यूज है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, जो है आयुवास्का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है DA ग्लॉके। आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक ले। जोक्स बनाना बंद करो इसको लेके, मुझे पता है मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ, लेट इट गो। सो हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है DA ग्लॉके। ओके, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा। जो DA ग्लॉके है वो जर्मनी का एक वंडर वेपन था, जो कि सपोजिटली उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त डेवलप किया था। इसको एक्चुअली में द नाजी बेल भी बोला जाता है। इस वेपन को बनाने के लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव लिक्विड का यूज किया था, जिसका नाम था सेरम 525। बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटीज थी, जैसे एंटी ग्रेविटी, टाइम बेंडिंग कैपेसिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर इसके पास असली में ही ये टाइम बेंडिंग कैपेसिटीज होती तो जर्मनी कभी वर्ल्ड वॉर 2 हारती ही क्यों? डे ऑफ डिलीवरेंस कभी सक्सेसफुल होता ही क्यों? हिटलर अनलाइव होता ही क्यों? सो ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती। या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहता इस चीज़ को लेके। अगर जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है द वेब ड्राइवर टॉर्सो। ये थोड़ी सी पॉपुलर थ्योरी है, शायद आपको इसके बारे में पता हो, बट मोस्टली नहीं पता होगा। एक्चुअली 2013 में यूट्यूब में अचानक से एक चैनल पॉपअप हो गया, जिसमें एक रेड ब्लॉक और ब्लू ब्लॉक अलग अलग डायरेक्शन में हिल रहे थे। 2018 तक उन्होंने इस सेम कंटेंट को पोस्ट किया। अभी यूट्यूब में इनके चैनल में टोटल 624K वीडियोस हैं। जितने भी छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं ना, कंसिस्टेंसी अगर सीखनी है तो इनसे सीखो। और तुम मुझे कहते हो कि मैं मेरे फालतू वीडियो से यूट्यूब का सर्वर भर रहा हूँ। लुक एट देम, एंड ये अभी भी पोस्ट करे जा रहे हैं। इनकी जो लास्ट वीडियो थी वो 7 महीना पहले पोस्ट हुई थी। थोड़ी जगह छोड़ दो भाई। असल में इस पूरे वेब ड्राइवर टॉर्सो को लेके जो मिस्ट्री है, गूगल ऐसा कहती है कि उन्होंने इस चैनल को बनाया था वीडियोस पोस्ट करने के लिए, ताकि वो एल्गोरिथम को टेस्ट कर सके। मुझे ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस लगती है। मुझे नहीं लगता इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंस है। बट इसके जितने भी वीडियोस हैं उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो टी करके आवाज़ आती है, वो बहुत ही ज़्यादा ईरी है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ क्रीपी। अदरवाइज मुझे ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस लगती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है थूले और थूल। तो ग्रीस के जो नेविगेटर्स थे वो उनमें से बहुत सारे लोग इस जगह के ऊपर विश्वास करते थे कि थूल नाम की एक जगह हमारे पूरी दुनिया के मैप में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जायंट्स फिशेस को देखा जाता था। इवन तो बहुत सारे ग्रीस के नेविगेटर्स इस चीज पे विश्वास करते थे, बट उन लोगों ने कभी भी इस जगह को मैप के ऊपर लोकेट नहीं किया। अगर हम एजम्पशंस के ऊपर जाए तो ये जगह अभी नियर आयरलैंड और नॉर्वे के किसी आसपास के इलाके में लोकेटेड है, बट इस जगह का कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमारे पास नहीं है। थ्यूल नाम की इस जगह को लेकर कभी भी एग्जिस्ट ना करने का जो क्लेम है, उसके लिए 2 थ्योरीज हैं, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, जो कि थ्यूल कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ग्रीस नेविगेटर्स ने एक्चुअली में एक मिस्टेक किया था उनके कैलकुलेशंस में, इसीलिए उन्होंने एक अननोन आइलैंड को थूल समझ लिया था। बट जो सेकंड थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुलशिट है, एंड मुझे बुलशिट चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद। जो सेकंड थ्योरी है वो है कि थूल नाम की ये जो जगह थी, ये जगह हॉलो अर्थ के अंदर चली गई जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहे थे। रिमेंबर दैट माउंट शेस्टर थ्योरी एंड द 13th क्रिस्टल स्कल थ्योरी? यस, इट इज रिलेटेड टू दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है गेडार। यस, गे प्लस रेडार। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना। अरे यार प्राइड मंथ चल रहा है, क्या करेंगे? भगा दोगे? Moving on to the next theory.
जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है मंगोलियन डेथ वर्म। ना मंगोलियन, अगर ड्यून देखी होगी तो आपको इस वर्म के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि ड्यून मूवी में एक वर्म को दिखाया गया है। और ऑलगोई खरखोई जो मंगोलियन डेथ वर्म है वो गोबी डेजर्ट में पाया जाता है। इसको लेकर थ्योरी ये है कि डेजर्ट में जो लोग गुम हो जाते हैं वो एक्चुअली में गुम नहीं होते। उन लोगों को एक्चुअली ये जो मंगोलियन डेथ वर्म है अपना प्रे बना लेता है। जो मंगोलियन डेथ वर्म है इनके स्पीड्स में कोरोसिव एसिड होता है एंड ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भी एमिट कर सकते हैं अपने प्रे को किल करने के लिए। एंड ये जनरली बारिश के मौसम में बाहर आते हैं। सो इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है मार्क्स प्रिंसिपल, जो कि थियोरेटिकल फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी है। मार्क्स प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा, जो कि है लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होती है, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल, जो कि ओरिजिनेट हुई है द वर्ड फोगो से, जिसका मतलब होता है फ्ली, एंड द वर्ड सेंट्रीपिटल, जो ओरिजिनेट हुआ है द वर्ड पीटो से, मतलब आई सीक। इस थ्योरी को समझने से पहले हमें एक ऑब्जर्वेशन को समझना पड़ेगा कि लेट अस सपोज कि आप एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं एंड दूर कहीं आप एक स्टार को देख रहे हैं। एंड जब आप उस स्टार को देख के घूमना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो हाथ है वो आपसे दूर जा रहे हैं। तो थ्योरी ये है कि जब घूमने की वजह से आपके हाथ दूर जा रहे हैं तो दूर के जो वो स्टार्स हैं वो भी तो उनकी डिस्टेंस फिक्स्ड कैसे है, मतलब पास की चीजें क्यों दूर जाना चाहती है एंड दूर की चीजें क्यों पास आना चाहती है। यही मार्क्स प्रिंसिपल को लेके थ्योरी है। मुझसे ज़्यादा आपको अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें। इससे आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। जो कंस्पिरेसी थ्योरी से ज़्यादा एक बंदे के बारे में है जिसका नाम है फुल केनेली। फुल केनेली एक इंसान था जो कि 1500 के वक्त में जिंदा था, ऐसा लोग स्पेकुलेट करते हैं, क्योंकि उसके जिंदा रहने का कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बुक्स दैट ही हैव रिटन एंड द स्टूडेंट्स दैट ही हैव टॉट। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इन स्टूडेंट्स और उसकी लिखी गई बुक के द्वारा ही हमारे पास है। ऐसा माना जाता था कि जो फुल केनेली था ये अपने वक्त का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट था। एल्केमी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में मैंने मेरे इस वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है। आप अगर हो सके तो इसके बाद इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फुल केनेली अपने काम में इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता था एंड उसकी इसी पावर्स के चलते लोग ऐसा मानते थे कि फुल केनेली एक्चुअली में इंसान है ही नहीं। एंड दिस इज द थ्योरी कि फुल केनेली जो था वो एक्चुअली में इंसान था ही नहीं, इसीलिए उसके जिंदा रहने का कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है। फुल केनेली एक्चुअली में एक एलियन था जो कि बाहरी किसी प्लेनेट से आया था हमारे यहाँ पे। मैं कभी भी सोचता हूँ ये सारे खराब एलियंस क्या फॉरेन में ही लैंड करते थे। हमारे यहाँ जो लैंड किया था वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है ग्रे गू। थ्योरी कुछ ऐसा सजेस्ट करती है कि ह्यूमन काइंड फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जिसमें हम ऐसे नैनोटेक्स को डेवलप कर लेंगे, जो नैनोटेक्स जो टेक्नोलॉजी आयरन मैन के सूट में थी इन्फिनिटी वॉर में और एंड गेम में, वही टेक्नोलॉजी अगर ह्यूमन काइंड को भी डेवलप कर ले तो कुछ एरर्स के चलते वो बस रिप्रोड्यूस करने की टास्क को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। इसका मतलब उनके ग्रोथ के बीच में कोई भी चीज अगर आई तो वो उस चीज को खत्म कर देंगे एंड इस चीज में इंसान भी इंक्लूडेड है। ये जो ग्रे गू है ये पूरी दुनिया के हर एक इंसान को फैगोसाइटोसिस नाम की एक प्रोसेस के द्वारा खत्म कर देगा, मतलब कंज्यूम कर लेगा एंड उस न्यूट्रिएंट से खुद को रिप्रोड्यूस कर लेगा एंड एट लास्ट अर्थ में ये सिर्फ नैनोटेक्स बचेंगे। जो यार मुझे लगता है जो लोग ये थ्योरीज बनाते हैं वो चाहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाए। दुनिया खत्म होने से याद आया, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है ऑज फैक्टर। ना ऑज फैक्टर की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा लेम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थ्योरी कुछ ऐसा कहती है कि अगर आप बहुत ज़ोर से जोन आउट कर जाए, मतलब किसी थॉट को सोचते सोचते आप प्रेजेंट टाइम को भूल जाए, तो आप एक्चुअली प्रेजेंट टाइम को भूले नहीं हैं, आप एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में अभी है ही नहीं। आप किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए हैं एंड आपकी बॉडी एक ट्रांजिएंट स्टेट में है अभी,
दो यूनिवर्स के बीच में। सो या बच्चे लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है ऑनलाइन वीडियो गेम मॉनिटरिंग। ये थ्योरी खुद को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इसके नाम से ही, इस थ्योरी के नाम से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि इस थ्योरी के अंदर कौन सी बातें होने वाली है। जितने भी लोग जितने गेम्स को खेलते हैं उन सारे गेम्स के जितने भी डेटा है वो एक गेमिंग जायंट कंपनी जैसे सोनी, एक्सबॉक्स, ये सारे लोग इन सारी डेटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपने कभी कोई गेम को खेलते खेलते कोई भी क्वेश्चनेबल चीज बोली होगी तो उसका डेटा उनके पास है। एंड कुछ सालों पहले सोनी ने जो आर्टिकल को पब्लिश किया उसमें उसको पढ़ के लगता भी है कि उनके पास एक्चुअली में डेटा तो है। अगर आप चाहे तो आप खुद भी उनकी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, इट इज स्कैरी। हमारी जो 15th कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है द कैगेट्स। एंड ये एक्चुअली में एक कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक असली इंसिडेंट के बारे में है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था इस चीज में रिसर्च करने से पहले। ना जो कैगेट्स हैं वो एक स्पेशल रेस है फ्रांस में जो कि 16th और 17th सेंचुरी के आसपास फ्रांस में रहते थे। ना ये जो कैगेट्स थे इनके एगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा एंड आई मीन बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। जब भी कोई कैगेट को एक टाउन के अंदर एंटर करना होता था तो उनके लिए एक स्पेशल बेल होती थी जो कि उनको बजाना होता था, जैसे हमारे यहाँ पे टेम्पल पे होती थी। बट हमारे टेम्पल के होली रीजन की तरह ये रीजन उतनी ज्यादा होली नहीं है। उनको बेल इसीलिए बजाना पड़ता था ताकि टाउन के जो दूसरे लोग हैं उनको पता चले कि एक कैगेट इस टाउन में एंट्री ले रहा है, ताकि वो जो टाउन के लोग हैं वो उन कैगेट से दूर हो सके। उन लोगों के लिए बिना किसी शूज के जमीन के ऊपर चलना मना था, ताकि उनकी जो स्किन है वो उस मिट्टी को इन्फेक्ट न कर दे। वो लोग अपनी ही जमीन के ऊपर कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। एक बंदा था जिसने ये अपनी ही जमीन के ऊपर कल्टीवेशन करने का सोचा था। उसके हाथों को काट के चर्च के डोर के सामने लटका दिया गया। ये लोग अगर कभी भी कोई चीज लिखना चाहते थे तो इन लोगों के लिखने के लिए एक स्पेशल टाइप का फॉन्ट डेवलप किया गया था, ताकि कोई दूसरा आदमी अगर इनकी लिखाई को पढ़े तो उनका पता चले कि एक कैगेट ने इस चीज को लिखा है। लोग इनकी हैंडराइटिंग को द डेविल्स हैंडराइटिंग भी बोलते थे। बट ये जो पूरी स्टोरी थी इसकी एंडिंग उतनी ज्यादा खराब नहीं थी, क्योंकि आखिर में एक कैगेट ने, जितना मैंने पढ़ा, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया था एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे सारे कैगेट्स के बर्थ डिटेल्स दिए गए थे। तो उसके बाद उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि एक कैगेट है या नहीं। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। सो या दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है द प्लेन ऑफ जार्स। नाउ द प्लेन ऑफ जार्स करके जो थ्योरी है वो कुछ ऐसी है कि वियतनाम में एक जगह है लाओस नाम की, जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फील्ड है। उस फील्ड के पूरे रीजन को कवर करके 100 से भी ज्यादा 9 फीट के बड़े बड़े जार्स पड़े हैं। जार्स मतलब जार्स, एंड उसके साथ उनके लिड्स भी हैं। एंड ये जार्स किसने बनाए थे, कहाँ से ये यहाँ पे आए, एंड ये थे, इसका रीजन कभी पता नहीं चला। वहाँ के लोकल्स एज ऑलवेज इसको बोलते हैं कि जायंट्स के जार्स वहाँ पे रखे गए थे, क्योंकि जो जायंट्स थे वो अपने रिसोर्सेस को इन जार्स के अंदर भर के उसको स्टोर करते थे इन फील्ड्स के ऊपर, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन जार्स को लेके जा सके। बट वो कभी वापस आए ही नहीं। एंड ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये मेरे थ्योरी का कोई पार्ट नहीं है, बट वियतनाम वॉर के वक्त यूएस ने स्पेसिफिकली इस फील्ड के ऊपर बहुत सारे बम गिराए थे। क्यों गिराए थे? क्या वो कुछ एविडेंस इरेज करना चाहते थे किसी चीज के लिए? Who knows? Moving on to the next theory. जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है पुब्लियस एनिग्मा। नाउ जो ये थ्योरी है ये एक सिंगर के साथ रिलेटेड है जिसका नाम है पिंक फ्लॉयड। नाउ पिंक फ्लॉयड ने 1994 में एक एल्बम रिलीज की थी, एंड इस एल्बम के रिलीज होने के कुछ वक्त बाद ही इंटरनेट में एक आदमी आया जिसका नाम था पुब्लियस।
एंड वो कुछ वियर्ड चीजों के बारे में बात करने लगा कि जैसे पिंक फ्लॉयड की ये जो एल्बम है, इसके एक गाने के अंदर एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है एंड उस कोड का यूज करके अगर कोई आदमी एक स्पेसिफिक पजल को सॉल्व कर सका तो इसको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जब लोगों ने पूछा कि हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो, वो जो ऑनलाइन एंटिटी था पुब्लियस नाम का, उसने कहा कि जब पिंक फ्लॉयड नेक्स्ट टाइम शो करेंगे तो सारे लोग उनके स्टेज के लाइट्स फोकस रखना। सो उसकी बात को फॉलो करते हुए जब पिंक फ्लॉयड का नेक्स्ट शो हुआ तो लोगों ने उस स्टेज के लाइट्स के ऊपर अच्छे से फोकस रखा एंड वो जो लाइट्स थी वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में फ्लिकर करने लगी। जब उन क्राउड में से एक आदमी ने उस लाइट्स को ट्रांसलेट किया जो कि मॉर्स कोड में थी, तो एक स्पेसिफिक नेम आया एंड वो नेम था पुब्लियस। सो इससे ये तो प्रूव हो जाता था कि जो पुब्लियस का एग्जिस्टेंस था वो रियल था एंड पुब्लियस कुछ सब्सटेंस के बारे में बात तो कर रहा था जो कि रियल हो सकता था। बट किसी को भी उनके इस पूरे एल्बम जो कि पिंक फ्लॉयड का एल्बम था उसमें से कोई भी कोड नहीं मिला एंड किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तो लोगों ने इसको एक बहुत ही अच्छा पीआर स्टंट बोल के खारिज कर दिया। बट हो सकता है कि वो प्राइज अभी भी आप हासिल कर सको। पिंक फ्लॉयड के एल्बम में शायद अभी भी वो कोड किसी लिरिक्स के अंदर हो जो कि लोगों को पता ना चला हो। शायद आप में से ही कोई उस रिवॉर्ड को ढूंढ सकता है। थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है रोकोस बेसिलिस्क। एक्चुअली में एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जो कि एक ऑनलाइन यूजर के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था रोको। रोको का मानना यह था कि हम इंसान कुछ भी कर ले, एआई एक ना एक दिन तो सिंगुलैरिटी रीच कर ही जाएगी। अगर आपको सिंगुलैरिटी के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वक्त हो सके तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को पहले देखो, वॉच टाइम दो मुझको। उसने ऐसी बात बोली कि देखो भाई, एआई तो दुनिया खत्म कर ही देगा, तो क्यों ना हम इस दुनिया को खत्म करने में एआई की मदद करें ताकि उसको ऐसा लगे कि हम उसको हेल्प कर रहे हैं। एंड जब वो सबको एक एक करके मारना शुरू करे तो वो जिन्होंने उसको हेल्प किया था उनको छोड़ दे। वेरी हिपोक्रिटिकल थिंग। मेरे पास कौन है? कौन है भाई मेरे पास? बहुत ही ज्यादा हिपोक्रिटिकल बात है। पॉलिटिशियंस टेक सम नोट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है एंड व्हिच इज एक्चुअली अ कंस्पिरेसी थ्योरी वो है टाइटैनिक डिडंट सिंक। टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। Let me explain. तो टाइटैनिक नाम की जो फेमस शिप थी वो एक्चुअली ओन करती थी एक कंपनी जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। तो ये जो व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी थी इसके अंदर एक और शिप थी जिसका नाम था ओलंपिया। नाउ टाइटैनिक के लॉन्च होने से कुछ दिन पहले ओलंपिया का एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ था एंड उस एक्सीडेंट की वजह से जो डैमेजेस हुए थे उन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो पैसा नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनको पता था कि ये शिप इसके बाद डूब जाएगी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से आफ्टर दिस इज कंप्लीटली फिक्शनल एंड देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट। ऑल ऑफ व्हाइट स्टार लाइन नाम की इस कंपनी ने सोचा कि जो एक्चुअल टाइटैनिक थी हम उसको साइड करते हैं। टाइटैनिक के नाम पे उन लोगों ने जितने भी टिकट्स को बेचा उन सारे लोगों को उन्होंने इस ओलंपिया नाम के जहाज में डाल दिया। अब आप पूछेंगे कि लोग ओलंपिया में ऐसे कैसे चले गए, क्योंकि ये जो ओलंपिया नाम का जो शिप था ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखता था टाइटैनिक से, इसीलिए लोग इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। कुछ देर जाने के बाद वही हुआ जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है एंड बाकी सबको पता है। एंड अगेन दिस इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी। I do not hold myself accountable for any of these theories that I've talked. But nonetheless, ये one of the best theories हैं जिसके बारे में मैंने बात की है। The video ends. I hope कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। I hope कीजिए।
एंड अगर आपको इस जैसे और भी वीडियोस को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं टियर 4 को लेके आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थ्योरीज है उसके अंदर। एंड दैट्स इट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब डाउन बिलो, लाइक शायद मैंने बोल दिया है फिर से, बट व्हाटएवर, फिर से करो, दबा के सब्सक्राइब करो, जोर से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आप अपने हॉलीडेज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। भाई सब बहुत ही ज्यादा कड़क पड़ी है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी या। आयु आस्का, तो वो जो ऑनलाइन एंटिटी था पब्लियस नाम का, वो जो ऑनलाइन एंटिटी था पब्लियस नाम का,